गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। कक्षा 10 विज्ञान में आज हम नया अध्याय 16 नंबर का अभ्यास शुरू करने वाले हैं। प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, इसकी बात करेंगे। हमारे लिए आज पहला सवाल है, गंगा सफाई योजना किस लिए प्रारंभ की गई और पानी में कौन कौन से जीवाणु होने पर पानी प्रदूषित होता है या संदूषित होता है, ऐसा कहा जाता है। तो गंगा सफाई योजना किस लिए प्रारंभ की गई, तो याद रखिए कि यह गंगा सफाई योजना जो है करीब 1985 में प्रारंभ की गई, क्योंकि गंगा के जल की गुणवत्ता बहुत कम हो गई थी। और इसमें कौन से जीवाणु थे, तो कॉलीफार्म नामक जीवाणु का एक वर्ग है जो मानव की आंत्र में पाया जाता है। जल में इसकी उपस्थिति से इस रोगजन्य सूक्ष्म जीवाणु द्वारा जल का संदूषित होना दर्शाता है। जल का संदूषित या प्रदूषित दोनों एक ही बात है। तो गंगा सफाई योजना किस लिए प्रारंभ की गई थी, तो गंगा जल की गुणवत्ता बहुत कम हो गई थी, इसलिए। आगे चलते हैं, सवाल नंबर 2 की तरफ बढ़ेंगे हम। सवाल नंबर 2 हमारे पास है, पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार के आर समझाइए। कुछ किताब में 5 प्रकार के भी आर हैं, तो जिसकी किताब में 3 प्रकार के आर हैं वो लोग 3 प्रकार समझाएंगे, जिसकी किताब में 5 प्रकार है वो लोग 5 प्रकार समझाएंगे। ठीक है, सभी के सभी प्रकार एक साथ दिए गए हैं यहाँ पर। तो पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार के, किसी की किताब में 5 प्रकार के आर, उसके विषय में समझाइए। पहला आर है रिड्यूस यानी कम उपयोग करना, दूसरा आर है रिसाइकल यानी पुनः चक्रण, और तीसरा आर है रीयूज यानी पुनः उपयोग। तो हम पहले आर की बात करते हैं, रिड्यूस यानी कम उपयोग की बात करते हैं। इसका अर्थ है कि आपको कम से कम वस्तुओं का उपयोग करना चाहिए। आप बिजली के पंखे और बल्ब का स्विच बंद करके बिजली बचा सकते हैं। आप टपकने वाले नल की मरम्मत करके जल की बचत भी कर सकते हैं। आपको आहार व्यर्थ नहीं करना चाहिए। क्या आप कुछ अन्य वस्तुओं के विषय में भी सोच सकते हैं जिनका उपयोग कम से कम किया जा सकता है। दूसरा आर है पुनः चक्रण। इसका मतलब है कि आपको प्लास्टिक, कागज़, कांच और धातु की वस्तुएं तथा ऐसे ही पदार्थों का पुनः चक्रण करके उपयोगी वस्तुएं बनानी चाहिए। जब तक अति आवश्यक न हो, इनका नया उत्पादन विवेकपूर्ण नहीं है। इनके पुनः चक्रण के लिए पहले हमें अपद्रव्यों को अलग करना होगा, जिससे कि पुनः चक्रण योग्य वस्तुएं दूसरे कचरे के साथ भराव क्षेत्र में न फेंक दी जाएं। उसके बाद है तीसरा आर, पुनः उपयोग। यह पुनः चक्रण से भी अच्छा तरीका है, क्योंकि पुनः चक्रण में कुछ ऊर्जा व्यय होती है, जबकि पुनः उपयोग के तरीके में आप किसी वस्तु का बार बार उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि लिफाफों के फेंकने की अपेक्षा आप फिर से उपयोग में ला सकते हैं। विभिन्न खाद्य पदार्थों के साथ आई प्लास्टिक की बोतलें, डिब्बे इत्यादि का उपयोग में रसोई घर में वस्तुओं को रखने के लिए किया जा सकता है। ये था तीसरा आर था हमारे पास। 3 आर हो गए। आगे चलते हैं, नया सवाल लेते हैं। समपोषित विकास की संकल्पना समझाइए। समपोषित विकास की संकल्पना, तो यहाँ पर देखते हैं, समपोषित विकास की संकल्पना मनुष्य की वर्तमान आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति एवं विकास को प्रोत्साहित करती है। साथ में भावी संतति के लिए संसाधनों का संरक्षण भी करती है। आर्थिक विकास पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है, इसलिए समपोषित विकास से जीवन के सभी आयाम में परिवर्तन निहित है। यह लोगों के ऊपर निर्भर है कि वे अपने चारों ओर के
आर्थिक, सामाजिक एवं पर्यावरणीय स्थितियों के प्रति अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन लाएं तथा प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति के संसाधनों के वर्तमान उपयोग में परिवर्तन के लिए तैयार रहना होगा। ये बात हो गई समपोषित विकास की संकल्पना। चौथा सवाल देखते हैं, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन क्यों जरूरी है। प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन की बात करते हैं। तो प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन करते समय दीर्घकालिक दृष्टिकोण को ध्यान में रखना होगा कि ये अगली कई पीढ़ियों तक उपलब्ध हो सकें। संसाधनों का अर्थ उनका दोहन अथवा शोषण नहीं है। इस प्रबंधन में इस बात को भी सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि इनका वितरण सभी वर्गों में समान रूप से हो, न कि मात्र मुट्ठी भर अमीर और शक्तिशाली लोगों को इनका लाभ मिले। इसी को कहते हैं प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन। उसके बाद एक बात पर और ध्यान देने की आवश्यकता है कि जब हम इन संसाधनों का दोहन करते हैं तो हम पर्यावरण को क्षति पहुंचाते हैं, जैसे कि खनन से प्रदूषण होता है, क्योंकि धातु के निष्कर्षण के साथ बड़ी मात्रा में धातु मल भी निकलता है। इसीलिए समपोषित प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन में अपशिष्टों के सुरक्षित निपटान की भी व्यवस्था होनी चाहिए। आगे सवाल की ओर चलते हैं, जैव विविधता किसे कहते हैं और उसके संरक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। पांचवा सवाल, जैव विविधता किसे कहते हैं। तो जैव विविधता का एक विशिष्ट स्थल है वन। वन जो है वह उसका विशिष्ट स्थल है। जैव विविधता का एक आधार उस क्षेत्र में पाई जाने वाली विभिन्न स्पीशीज़ की संख्या है, परंतु जीवों के विभिन्न स्वरूप जैसे कि जीवाणु, कवक, फर्न, पुष्पी, पादप, सूत्रकृमि, कीट, पक्षी, सरीसृप, ये सभी महत्वपूर्ण हैं। वंशागत जैव विविधता को संरक्षित करने का प्रयास प्राकृतिक संरक्षण के मुख्य उद्देश्यों में से एक है। संरक्षित करने का प्रयास मुख्य उद्देश्य है। आगे चलते हैं छठे सवाल की तरफ। छठा सवाल हमारे पास है, वन संरक्षण के लिए उनके साथ जुड़े कौन से स्टेक होल्डर पर ध्यान देना आवश्यक है। तो देखते हैं, हम सभी विभिन्न वन उत्पादों का उपयोग करते हैं, परंतु वन संसाधनों पर हमारी निर्भरता में अंतर होता है। उसके बाद जब हम वन संरक्षण की बात सोचते हैं तो हमें यह भी सोचना होगा कि इसके दावेदार कौन हैं। तो इसके पहले दावेदार हैं, एक नंबर के दावेदार यानी स्टेक होल्डर। वन के अंदर एवं इसके निकट रहने वाले लोग अपनी अनेक आवश्यकताओं के लिए वन पर निर्भर रहते हैं। दूसरे दावेदार हैं सरकार का वन विभाग, जिनके पास वनों का स्वामित्व है, मालिकी है। वे वनों से प्राप्त संसाधनों का नियंत्रण करते हैं। तीसरे दावेदार हैं उद्योगपति, जो तेंदुपत्ती का उपयोग बीड़ी बनाने से लेकर कागज मिल तक विभिन्न वन उत्पादों का उपयोग करते हैं, परंतु वे वनों के किसी भी एक क्षेत्र पर निर्भर नहीं करते। और चौथे दावेदार हैं वन्य जीवन एवं प्रकृति प्रेमी जो हैं वह प्रकृति का संरक्षण इसी आदि अवस्था में करना चाहते हैं। इन चार प्रकार के स्टेक होल्डर यानी दावेदार होते हैं। आगे चलते हैं, सातवें सवाल की तरफ चलते हैं। वन स्रोत किस प्रकार से मुख्य स्टेक होल्डर द्वारा प्रभावित होते हैं, विस्तार से बताइए। बहुत बड़ा सवाल है, तो यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टेक होल्डर है स्थानीय लोग। स्थानीय लोगों को ईंधन के लिए जलाऊ लकड़ी, छोटी लकड़ियाँ एवं छाजन की काफ़ी मात्रा में आवश्यकता होती है। बाँस का उपयोग झोपड़ी बनाने में, भोजन एकत्र करने एवं भंडारण के लिए होता है। खेती के औजार, मछली पकड़ने एवं शिकार करने के औजार,
सभी लकड़ी के बने होते हैं। इसके अतिरिक्त मछली पकड़ने एवं शिकार स्थल भी होते हैं। विभिन्न व्यक्ति फल, नट्स तथा औषधि एकत्र करने के साथ साथ अपने पशुओं को वन में चराते हैं तथा उनका चारा वनों से एकत्र करते हैं। इस प्रकार से क्या होता है, प्रभावित होते हैं। वन स्रोत स्थानीय लोगों के द्वारा प्रभावित होते हैं। इस प्रकार से अब किसके द्वारा प्रभावित होते हैं देखते हैं। तो अंग्रेज़ों के भारत आने से पहले लोग हमारे यहाँ वनों में शताब्दियों से रह रहे थे। अंग्रेज़ों ने वनों का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया। उनसे पहले यहाँ के मूल निवासियों ने ऐसी विधियों का विकास किया जिससे संपोषण भी होता रहे। अंग्रेज़ों ने न केवल वनों पर आधिपत्य जमाया बल्कि अपने स्वार्थ के लिए उनका निर्ममता से दोहन भी किया। यहाँ के मूल निवासियों को एक सीमित क्षेत्र में रहने के लिए मजबूर भी किया गया तथा वन संसाधनों का किसी सीमा तक अत्यधिक दोहन भी प्रारंभ हो गया। स्वतंत्रता के बाद वन विभाग ने अंग्रेज़ों से वनों का नियंत्रण तो अपने हाथ में ले लिया, परंतु प्रबंधन व्यवहार में स्थानीय लोगों की आवश्यकताओं एवं ज्ञान की उपेक्षा होती रही। इसीलिए वनों के बहुत बड़े क्षेत्र एक ही प्रकार के वृक्षों जैसे कि पाइन, टीक और यूकेलिप्टस के वनों में परिवर्तित हो गए। इन वृक्षों को उगाने के लिए सर्वप्रथम सारे क्षेत्र से अन्य सभी पौधों को हटा दिया गया, जिससे क्षेत्र की जैव विविधता बड़े स्तर पर नष्ट हो गई। यही नहीं, स्थानीय लोगों की विभिन्न आवश्यकताओं जैसे कि पशुओं के लिए चारा, औषधि हेतु वनस्पति, फल एवं नट इत्यादि की आपूर्ति भी नहीं हो सकी। इस प्रकार के रोपण से उद्योगों को लाभ मिला, जो वन विभाग के लिए भी राजस्व का मुख्य स्रोत बन गया। दूसरे स्टेक होल्डर हैं, हम देखते हैं उद्योग। उद्योग जो हैं, इन वनों को अपनी फैक्ट्री के लिए कच्चे माल का स्रोत मात्र ही मानते हैं। निहित स्वार्थ से लोगों का एक बड़ा वर्ग सरकार से उद्योगों के लिए कच्चे माल को बहुत कम मूल्य पर प्राप्त करने में लगा रहता है, क्योंकि स्थानीय निवासों की अपेक्षा इन व्यक्तियों की पहुंच सरकार में काफ़ी ऊपर तक होती है। इसलिए उन्हें उस क्षेत्र के संपोषित विकास में कोई रुचि नहीं होती। उदाहरण के लिए देखें तो किसी वन के टीक के सभी वृक्षों को काटने के बाद वे दूरस्थ वनों से टीक प्राप्त करने लगेंगे। उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि वे इनका इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करें, जिससे कि वह आने वाली अगली पीढ़ियों को भी उपलब्ध हो सके। और चौथे स्टेक होल्डर की बात करते हैं, प्रकृति एवं वन्य जीवन प्रेमी, जो वन पर निर्भर तो नहीं है परंतु वनों के प्रबंधन में उनकी बात को बहुत महत्व दिया जाता है। संरक्षण का प्रारंभ बड़े जंतुओं जैसे कि शेर, चीता, हाथी एवं गेंडे से हुआ। अब उन्होंने केवल संपूर्ण जैव विविधता को पूर्ण रूप से संरक्षित रखने के महत्व को भी समझ लिया है। यहाँ तक हमारा ये बहुत बड़ा सवाल है और इसका आंसर भी बहुत बड़ा है। आगे चलते हैं सवाल नंबर 8 की तरफ। सवाल नंबर 8 हमारे पास है, वन संरक्षण में बिश्नोई समुदाय का योगदान समझाइए। वन संरक्षण में बिश्नोई समुदाय की बात देखते हैं। राजस्थान के बिश्नोई समुदाय के लिए वन एवं वन्य प्राणी संरक्षण उनके धार्मिक अनुष्ठान का भाग बन गया है। भारत सरकार ने पिछले दिनों जीव संरक्षण हेतु अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार की व्यवस्था भी की है। यह पुरस्कार अमृता देवी बिश्नोई की स्मृति में दिया जाता है। उन्होंने 1731 में राजस्थान के जोधपुर के पास खेजराली गांव में खेजरी के वृक्षों को बचाने के लिए 363 लोगों के साथ अपने आप को बलिदान कर दिया था। ये बात हुई हमारे पास बिश्नोई समुदाय के योगदान की।
आगे 9वां सवाल देखते हैं। 9वां सवाल हमारे पास है टिप्पणी चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन की बात करते हैं हम लोग। यहाँ पर है हमारे पास चिपको आंदोलन। तो स्थानीय निवासियों को वनों से अलग करने की नीति का ही परिणाम होता है चिपको आंदोलन। यह आंदोलन हिमालय की ऊंची पर्वत श्रृंखला में गढ़वाल के रेनी नामक गांव में एक घटना से 1970 के प्रारंभिक दशक में हुआ था। यह विवाद लकड़ी के ठेकेदार एवं स्थानीय लोगों के बीच प्रारंभ हुआ, क्योंकि गांव के समीप के वृक्ष काटने का अधिकार उसे दे दिया गया था। एक निश्चित दिन ठेकेदार के आदमी वृक्ष काटने के लिए आए, तो वहाँ के निवासी पुरुष वहाँ नहीं थे, तो बिना किसी डर के वहाँ की महिलाएं फौरन वहाँ पहुँच गईं तथा उन्होंने पेड़ों को अपनी बाहों में भरकर यानी चिपक कर ठेकेदार के आदमियों को वृक्ष काटने से रोका। अंत में ठेकेदार को अपना काम बंद करना पड़ा। यहीं से हमारे चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी। आगे बढ़ते हैं। 10वां सवाल देखते हैं। आज का आखिरी सवाल है वन प्रबंधन में लोगों की भागीदारी का एक उदाहरण। तो यहाँ पर है हमारे पास वन प्रबंधन में लोगों की भागीदारी का एक उदाहरण देखते हैं। तो 1972 में पश्चिम बंगाल विभाग को प्रदेश के दक्षिण पश्चिम जिलों में नष्ट हुए साल के वृक्षों को पुनर्पूरण करने की अपनी योजना के असफल होने के कारण का पता चला और सतर्कता की परंपरागत विधि और पुलिस की कार्रवाई से स्थानीय लोग और प्रशासन में बहुत दूरी हो गई, जिसके फलस्वरूप वन कर्मचारी और ग्रामवासियों में अक्सर झड़पें होने लगी। इन झगड़ों ने नक्सली जैसे हिंसक आंदोलनों को और भी हवा दी। अतः वन विभाग ने अपनी नीति में बदलाव कर दिया। मिदनापुर के अराबाड़ी के वन क्षेत्र में एक योजना बनाई। वन विभाग ने एक दूरदर्शी अधिकारी A.K. बनर्जी ने ग्रामीणों को अपनी योजना में शामिल किया तथा उनके सहयोग से बुरी तरह से क्षतिग्रस्त साल के वन की 1272 हेक्टेयर क्षेत्र को संरक्षण किया। इसके बदले में निवासियों को क्षेत्र की देखभाल की जिम्मेदारी के लिए रोजगार मिला। साथ ही उन्हें वहां से उपज की 25% के उपयोग का अधिकार भी मिला और बहुत कम मूल्य पर ईंधन के लिए लकड़ी और पशुओं को चराने की अनुमति भी दी गई। स्थानीय समुदाय की सहमति एवं सक्रिय भागीदारी से 1983 तक अराबाड़ी का साल वन समृद्ध हो गया तथा पहले बेकार कहे जाने वन का मूल्य 12.5 करोड़ आंका गया था। तो दोस्तों यहाँ तक देखते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। हम लोग शुरू करेंगे सभी के लिए जल, इसकी बात करने वाले हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।